नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के बाहर दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। संसद में आज फिर कामकाज होने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि विपक्ष स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर फिर से हंगामा खड़ा करेगा। उसका कहना है कि बिहार में ये जो हो रहा है ये गलत है, चुनाव आयोग किसी के इशारे पर काम कर रहा है। बात तेजस्वी की नहीं है कि तेजस्वी के एपिक का नंबर गलत दिया है। बात यह भी नहीं कि अगर आप एक के बाद एक हार को देखें तो राहुल गांधी अगर मंच पर संविधान बचाओ की कसम खाते हैं, लाल रंग की एक किताब संविधान दिखाते हैं, उसके बाद वो जिस तरह एक के बाद एक आरोप लगाते हैं उनका कोई भी सबूत दे पाने में नाकाम होते हैं। और अगर राहुल और तेजस्वी का ही सिर्फ राहुल और तेजस्वी ही आरोप लगा रहे होते तो शायद ये बात इतनी गंभीर ना होती। लेकिन एक के बाद एक अलग अलग राज्यों से लगातार जो इंडी गठबंधन के नेता हैं, अब लगता है जैसे उनके पास सिर्फ एक यही मैदान बच गया है जिस पर वो खेलना चाहते हैं कि चुनाव आयोग ही ना हो, वो इनकी मर्जी से काम करने वाला एक संगठन हो, जिसको ये चुन दे वही तय करे। और उसके लिए एक के बाद एक इनके आरोप झूठ साबित हो रहे हैं। आज कितने दिन गुजर चुके हैं, अगर हम देखें जब से बिहार में इंटेंसिव रिवीजन शुरू हुआ है उसके बाद से अब तक ये जो पूरा एक लिस्ट जारी हो चुकी है। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि इधर संसद चलने नहीं देनी है, उधर कोई सबूत नहीं आना है। अगर हम इसको शुरू करते हैं तो जो चुनाव आयोग है उसने कहा आज तक 1 अगस्त को बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने नाम जोड़ने या हटाने की कोई आधिकारिक मांग नहीं की है। संसद नहीं चलने देनी है, लेकिन कोई मांग उधर नहीं होने देनी है, कोई मांग नहीं करना है, वहां जाके ये बताना नहीं है कि ये गलत हुआ है, आप इसको सही कीजिए, जबकि ड्राफ्ट लिस्ट में उनके पास पूरा मौका है। लेकिन तेजस्वी एक गलत एपिक नंबर के साथ पहुंच जाते हैं और फिर उसको भी सही साबित करने की भीड़ उनके प्रवक्ताओं की आपको अलग अलग टीवी चैनल्स पर दिखाई देती है। बात इतनी नहीं, बहुत सारे लोग उनको साबित करने में लग गए हैं, सही साबित करने में लग गए हैं। लेकिन 1 से 3 अगस्त के बीच अब तक सिर्फ 941 व्यक्तिगत दावे और आपत्तियां मिली हैं। आपत्तियां दावों में कुछ नाम शामिल करने और कुछ हटाने से जुड़े हैं। आयोग ने 1 सितंबर तक नाम शामिल करने या हटाने का समय दिया है। अंतिम सूची 30 सितंबर को दी जाएगी। यानी उसका जो कहना है कि आप 30 सितंबर तक कुछ भी दावे कर सकते हैं, उन पर बात होगी, कागजों के आधार से देखा जाएगा और फाइनल लिस्ट जब आएगी आप उसमें देख सकते हैं कि ये नहीं है। अब आप सिर्फ ये सोचिए कि अभी तक, चूंकि वो आयोग पहले बता चुका है कि कितने कितने लोग जो पार्टियों के सदस्य हैं वो इस प्रक्रिया में शामिल थे, लिहाजा अगर कुछ भी गलत होता तो वो बताते। बात यहीं तक थी तो शुरू हो जाती। अब क्या हुआ है कि जो देश के गृह मंत्री रहे हैं, दूसरे मंत्रालय को संभाला है, वो पी चिदम्बरम साहब ने भी एक इतना बड़ा शुरू कर दिया कि साहब तमिलनाडु में 6.5 लाख प्रवासी मजदूरों को जोड़ा गया। ये एक और आरोप के साथ आए और उन्होंने दूसरी तरफ, वो सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैंने उन लाइनों को पढ़ा जो राहत इंदौरी की थी कि झूठे झूठों से कह रहे हैं कि सच बोलो। अब आप ये सोचिए कि सोशल मीडिया पे पी चिदम्बरम ने लिखा कि बिहार में 65 लाख लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, वहीं तमिलनाडु में करीब 6.5 लाख प्रवासी मजदूरों को वोटर लिस्ट में अवैध तौर पर शामिल किया गया। जब एक राज्य में नाम हटाए जा रहे हैं तो दूसरे राज्य में बाहर से आए लोगों को जोड़ने का क्या तुक है? यह लोकतंत्र है? क्वेश्चन मार्क है। या किसी और व्यवस्था की तैयारी हो रही है? क्वेश्चन मार्क है। निर्वाचन आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। दरअसल उनको यह लग रहा था कि निर्वाचन आयोग अब इस तरह की बेशर्मी का जवाब देना शायद
जिस तरह से पहले जवाब नहीं दिया जाता था, शायद अब जवाब नहीं देगा। लेकिन जिस लेवल पर संविधान के नाम पर ये एक आरोप लगाने की प्रवृत्ति, और वो भी झूठे आरोप, और संस्थाओं पर लोगों का विश्वास कम करने की एक सोची समझी साजिश दिख रही है, उसके खिलाफ अब चुनाव आयोग पूरे तौर पर खुलकर खड़ा है। उसने साथ के साथ दे दिया। उसने चिदंबरम के जो दावे हैं पूरी तरह भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है, लिहाजा दोनों राज्यों का वो करना बेमानी है। प्रवासी मजदूरों को उनके निवास स्थान के आधार पर वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। कोई भी व्यक्ति 2 स्थानों पर वोटर नहीं हो सकता। अभी तो हम लोग चूंकि 5 अगस्त से जो एक बम फूटना है, एटम बम फूटना है, उस पर चर्चा करनी है। लेकिन देश का गृह मंत्री अगर कोई इस तरह से वो करता है, आरोप लगाता है, और उसका जवाब अगर दिया जाता है तो फिर उस पर कोई सवाल नहीं। आप देखिए किस तरह से पैरेलल किया जा रहा है कि 5 लाख लोगों के नाम जोड़े जाना, 6.5 लाख उन्होंने कहा है, 6.5 लाख लोगों का नाम जोड़े जाना, और उसको 65 लाख हटाने से जोड़ना है, जिसमें 22 लाख लोग मर चुके हैं। नाम हटाने का मतलब 22 लाख लोग जो मर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह होगा कि आखिर उन मरे हुए लोगों से वोट कैसे कराई जाए। ये चुनाव आयोग अगर मान लो निष्पक्ष होना चाहता है तो वो 22 लाख लोग कहां से लेके आए जो उन मरे हुए लोगों की जगह वोट डाल के विपक्ष को ये एहसास दिला सके कि वो जीत सकते हैं। ये एक केस नहीं है। अब अगले पर चलते हैं। कर्नाटक के जो पूर्व कांग्रेस के नेता है, जबकि कर्नाटक में वो जीत हासिल की थी, इसीलिए आपको चुनाव आयोग बता चुका कि किसी कांग्रेसी नेता ने उस जीत के बाद कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। कांग्रेस के किसी भी हारे हुए उम्मीदवार ने, चूंकि वो जीत की खुशी में इतने गाफिल थे, उनको लग रहा था कि अब तो ये बीजेपी ने उनको जिताने के लिए चुनाव आयोग को तैयार किया था। अगर मैं कहूं तो कर्नाटक नेता को चुनाव आयोग का जवाब सूची में फर्जीवाड़े की शिकायत नहीं। दरअसल एच नागेश ने जुलाई 2003 पर उसके मुताबिक जो कांग्रेस नेता एच ने वो जो कहा है कि नागेश का 31 जुलाई का एक पत्र था जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने अप्रैल 2023 में शिकायत दर्ज कराई थी। कर्नाटक चुनाव आयोग ने इसमें लिखे हुए कहा कि हमारे पास, मतलब उन्होंने कहा था कि हमने एक शिकायत दर्ज कराई थी और हमने कहा था कि जो 174 माधेवपुरा से संबंधित मतदाता सूची में कथित जाली प्रविष्टियों के विवरण वाली एक सूची प्रस्तुत की थी। ये एक मुद्दा गंभीर चिंता का विषय है। ये चुनाव आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्रभावित करता है। हमने हालांकि दस्तावेजों की सूची खो दी और हमारे पास दस्तावेज की एक भी प्रति नहीं, ये दावा किया। ये दिया नहीं उन्होंने, ये कागज नहीं दिखाया, उन्होंने कह दिया हमसे तो दस्तावेज। अब चुनाव आयोग, चूंकि मैंने कहा चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे ये बहुत गंभीर संकट है। ये उससे बड़ा संकट है जो कभी टीएन शेषन के एरा से पहले जब लूट होती थी, जब हत्याएं होती थी, बूथ कब्जाए किए जाते थे, उस वक्त से भी बड़ा संकट अब है। क्योंकि अब हर एक आदमी सोशल मीडिया से अवेयर है, हर एक आदमी सच और एक कम्युनिकेशन कर सकता है, उस तक सारी सूचनाएं जा रही हैं। तो ऐसे में जो वो विश्वास खोगा, तो ये विश्वास जो खोया जाएगा, ये सिर्फ एक संस्था पे से नहीं, पूरे के पूरे सिस्टम से खत्म करने की साजिश है। अब आप ये देखिए, तो आयोग ने अपना एक पत्र दे दिया। उसने नागेश का 31 जुलाई का पत्र ही शामिल कर दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता ने जो कहा था, उन्होंने अप्रैल 2023 को शिकायत दर्ज कराई थी। कर्नाटक चुनाव आयोग ने नागेश को लिखे पत्र में कहा, इस कार्यालय के पास अप्रैल 2023 के दौरान आपसे प्राप्त ऐसे किसी पत्र का रिकॉर्ड नहीं है जिसमें मतदाता सूची के मुद्दे पर 174 माधेवपुरा विधानसभा से संबंधित कथित जाली प्रविष्टियों का विवरण हो जिसे आपने अचानक उठाया। पत्र में लिखा गया है कि इस कार्यालय के पास मतदाता सूची की एक वैधानिक प्रति है जो ऑनलाइन उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, उसके लिए आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आयोग ने कहा कि चुनाव के दौरान यह हमेशा उम्मीदवारों को सूची सौंपी जाती है, जिसमें आप भी शामिल किया गया था। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब से आपने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के मुताबिक संबंध में 174 माधेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कोई चुनाव याचिका दायर न की और न ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के अनुसार 2023 में प्रकाशित मतदाता सूची में
प्रविष्टियों के विरुद्ध प्रथम अपीलीय या द्वितीय अपीलीय प्रावधान के कारण आपने कोई भी इस तरह की वो नहीं की है, अपील नहीं की है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर आप भी सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि झूठ जो है लगातार बोलते जाने वाली जिसका जो एक के बाद एक झूठ बोलो शायद वो सच हो जाए। अब चूंकि 5 तारीख को उस एटम बम की सब इंतजार कर रहे हैं और सरकार, मतलब अगर संसद आप चलने दें 5 तारीख को उस एटम बम के साथ आप संसद में खड़े हो सकते हैं। खैर 5 को तो वो बेंगलुरु में रहेंगे ऐसा उन्होंने कहा था। अब उनका कारण क्या है? राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया उनको छोड़ दीजिए, जो वो कह रहे मर चुका। जो ये कर्नाटक वाला है, कर्नाटक की एक लोकसभा सीट में ईसीआई ने चीटिंग की अनुमति दी थी और कांग्रेस के पास 100% सबूत है जिसे चुनाव में बड़े पैमाने पर मत चोरी हुई है। डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी समर्थन व्यक्त कर दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस के पास एक विधानसभा में 60,000 से अधिक वोटों में हेराफेरी का सबूत है। और इसी बात को लेकर वो 5 अगस्त 2025 को बेंगलुरु में एक विरोध प्रदर्शन होगा जिसमें अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी होंगे, सिद्धारमैया होंगे, अन्य नेता राज्य के निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे और मतदाता सूची में रिगिंग उजागर करने का दबाव बनाएंगे। अब ये चुनाव आयोग तो लगातार कह रहा है कि ये बेसलेस हैं, अनसब्सटेंशिएटेड हैं, इनको कोई भी सब्सटेंशिएट नहीं कर सकता। कांग्रेस ने ना कोई औपचारिक पत्र भेजा, ना ईआरपी जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके तहत भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब वो कह रहा है कि चूंकि ईसीआई भी वही चेतावनी दे रहा है, अभी तक उसने मुकदमे जारी नहीं कराए हैं। उसने कहा है कि विपक्षी नेताओं द्वारा एसआईआर को राजनीतिक रंग देना प्रक्रिया का मकसद समझने में बाधक है और अस्पष्ट आरोप लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जो मैं बार बार आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर वो चाह क्यों रहे हैं बिना कानूनी, ये जो वो दरअसल अपनी आने वाली हार को बुरी तरह से बचाना चाहते हैं। सिद्धारमैया ने भी कहा है, मैं उसमें जोड़ दूं कि साहब राहुल गांधी के पास प्रमाण है और वो बेंगलुरु में अधिकारियों को ये दस्तावेज दिखाए जाएंगे। तो अभी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बल्कि कई सारे नेताओं ने कहा है कि साहब आप इनको बजाय कि आप रैली में दिखाएं, आप जाके कोर्ट में दे दीजिए ताकि फिर पूरा का पूरा इलेक्शंस को लेकर सवाल हो। पंजाब के नेता प्रगट सिंह ने भी कह दिया कांग्रेस के कि साहब इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। सवाल है वो आरोप कौन से हैं, क्योंकि वो तो अभी आपने दिए नहीं। नागेश का आरोप साबित नहीं हुआ तो वो कौन से आरोप हैं जिनको साबित होना चाहिए। और कांग्रेस जिसमें राहुल, सिद्धारमैया और सुरजेवाला सब लोग पहुंचेंगे। मैं उनका चिदम्बरम साहब का बता चुका, नागेश का बता चुका, तेजस्वी लगातार दबाव डाल रहे हैं कि साहब हमारा हटाया गया है, लेकिन इसमें कुछ और भी शामिल है, सिर्फ ये नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि वो एक पपेट है। ये उन्होंने जब 2 अगस्त को ये आरोप लगाया था कि धार्मिक और पिछड़े वर्गों को मतदाता सूची से जानबूझकर हटाया जा रहा है जिससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व कमजोर हो रहा है। मैं इसलिए ये सारी कहानी आपको बता रहा हूं कि ये झूठ और सच के बीच में कितना अंतर है, क्योंकि ये सारी चीजें एक जगह करके दीघा वाला आपको मालूम ही है। उन्होंने एक और उसमें आरोप था, उन्होंने कहा कि एक ही पते पर 107 और 109 पर घोर असामान्यताएं हुई हैं, मतलब एक ही पतों पर जो एड्रेस दर्ज हुआ है। चूंकि ये एक नोशनल एड्रेस है जिसे अस्थायी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको आरजेडी जो है एक बड़ी विशिष्ट धोखाधड़ी बता रहा। मैंने आपको बताया था कि मैं नोएडा का एक मकान का उदाहरण जो सेक्टर 6 से जाते हैं, और मुझे चूंकि उसका एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं, आप ये 4-5 साल पहले की एक खबर को ढूंढ सकते हैं, मैं भी ढूंढ सकता हूं अगर आपको जरूरत हो। एक ही मकान पर शायद 1700 लोगों के वोट बने थे। चूंकि ये एक प्रक्रिया के दौरान आई हुई कमी होती है, इसको बाद में एडजस्ट किया जाता है। वो 1700 लोग उस मकान में नहीं रहते हैं। हम लोगों ने बहुत दिखाया था और हम लोगों ने इसको ये बताया था कि साहब ये देखिए किस तरह से चुनाव आयोग, लेकिन वो एक नोशनल एड्रेस होता है जिसको बाद में जब वेरिफिकेशन होते हैं उसमें ठीक किया जाता है। अब इसी तरह सुप्रिया सुले ने कहा कि ये समय ईसीआई को पूरी तरह पारदर्शिता और निष्पक्षता दिखाने का है, और उन्होंने, सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर चुनिंदा समूहों के नाम हटाए जाएंगे इससे लोकतंत्र को खतरा है। ये जो लोकतंत्र को खतरा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 65 लाख अगर लोग हटाए जाते हैं, चूंकि पूरी दुनिया में ये है। आज एक बहुत ही, मैं सोच रहा था कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर किस तरह से कहा जाता है। वैसे केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, ये सब लोगों के नाम मैं आपको नहीं देना चाहता क्योंकि वो लगातार वही बातें उन्होंने की हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं दुनिया के सारे वेस्ट में
इस प्रोसेस से लोकतंत्र को मजबूती कहा जाता है कि वहां से लोगों के नाम हटाए जाएं, लोगों के नाम वहां किए जाएं। ऑस्ट्रेलिया कनाडा में ये जो ऑस्ट्रेलिया कनाडा में जिसको आदर्श माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा और जर्मनी में ये काम भारत के चुनाव आयोग की तरह वहां की केंद्रीय एजेंसियां करती हैं। अमेरिका ब्रिटेन में इसका दायित्व जो है लोकल जो स्टेट्स होती है, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देशों के आधार पर किया जाता है। और बहुत सारे देशों में इसी के सहारे मतदाता सूची का एक बड़ा काम होता। खैर एक और बड़ी खबर के साथ मैं इसको दूसरे वीडियो में डालूंगा, लेकिन एक और खबर थी कि अभी कल एक मुजफ्फरनगर में थाना भवन के एक इलाके में से एक अब शायद शामली में आ गया थाना में, वहां एक बड़ा मतलब एक साधु पकड़ा गया। वो साधु जब पकड़ा गया तो पता चला कि ये साधु कई साल से वहां रह रहा है, लेकिन ये हिंदू नहीं है। ये अलीद्वारपुर का एक मुस्लिम है जो वहां साधु बन के लंबे समय से रह रहा था और मंदिर में ही वो जो खाना पीना जो भी था सब वही कर रहा था। तो जब वो पकड़ा गया, सवाल साधु के पकड़े जाने का नहीं, उसके पास 3 आधार कार्ड मिले, 3 आधार कार्ड, जिसमें एक में वो हिंदू था, 2 में वो मुस्लिम था, अलग अलग तरीके से। अब उसका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, उसको अरेस्ट कर लिया गया, चीज चल रही है। तो ये जो फर्जी प्रमाण पत्र हैं, जो ये तरीके हैं, क्या इससे लोकतंत्र मजबूत हो सकता है? क्या इससे संविधान मजबूत हो सकता है? क्या दरअसल कोई भी ये तैयार नहीं कि इसको समझा जा सके, और वही मुझे लगता है कि ये एक हार से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं अब उसको पूरा करके खत्म करता हूं कि गुलदस्ते पर यकजस्ती लिख रखा है, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो, गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। तो यही मेरा अनुरोध है कि सच की बात सच के साथ हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।